नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं का भारत की खोज जो पुस्तक है आपकी, उसका पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और उसको मैंने 3 भाग में बनाया है। तो उसका पहला भाग युगों का दौर। आइए पढ़ते हैं पहले भाग नंबर 1 कि किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति कहाँ से मिलती जुलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है कितनी पुरानी है। आइए पढ़ते हैं एक युग के बाद दूसरा युग। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। अवसान, समाप्ति, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक वाख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बुद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मेनांडर का दूसरा नाम क्या पड़ा? राजा मिलिंद। ये किस धर्म में परिवर्तित हो गया था? बौद्ध धर्म में। बौद्ध आख्यानों में उनकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। सरहदी होता है बेटा सीमाओं के करीब। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो होलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई ग्रेनाइट की जो लाट है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? होलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? भारत के मध्य प्रदेश के सांची के निकट। इसका समय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे, पुनर्निर्माण कर रहे थे। मध्य एशिया में शक सिदियन लोग आक्सस यानी अक्सू नदी की घाटी में बस गए थे। यूं ही ची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युईचियो में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे भारत, उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। तो प्रसिद्ध बौद्ध शासक का नाम क्या है भाई? कनिष्क।
जिसमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उनके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरदू जरथुस्ट्र के नाम का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उनकी आधुनिक राजधानी पेशावर के निकट थी। तो भाई कुषाणों की आधुनिक राजधानी कहाँ थी? जो है ना, पेशावर के निकट थी, जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उन्हीं के निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था, जहां भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाख्तरियों, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इसके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुफारन और कुच्चा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो आड़ू और नाशपाती हैं भाई, ये चीनी फल हैं दोनों, ध्यान रखें। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा। भाई बौद्ध धर्म कौन से काल में दो हिस्सों में बटा? कुषाण काल में। महायान और हीनयान, यानी बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हो गए भाई, पहला महायान और दूसरा हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार सभी बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में से सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई और महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और ब्रह्मा, जो वर्तमान श्रीलंका या म्यांमार, हीनयान को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? चीन में, लंका में, ये लंका श्रीलंका में और ब्रह्मा में हुआ। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया। वे भारतीय संस्कृति के सदस्य हो गए। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम कर दिया। इसी तरह 320 ईस्वी के गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक आए हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षेत्रीय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोधी का सामना करना पड़ता था और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सहजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया।
लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब हो गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाजों वाले अजनबी लोगों ने के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा किया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा जाता था, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई थी, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता और की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी, पवित्र भूमि थी, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ, यानी अंतिम दौर भी उनका वहीं था। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, यानी भारत का धर्म नहीं था, बाहर से आया हुआ था। विश्व धर्म था, यानी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति जो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उनकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी, और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए इसमें दिख रहे हैं, इस सिक्के में आपको देखिए। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बेटा? समुद्रगुप्त को। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर के 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारियों अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ करके लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। कौन कहलाते थे? हूण। इन गौरों, मध्य एशिया से आए हुए गौरों क्या कहते थे भाई? हूण कहते थे। जिन्होंने मुल्क में यानी देश में बड़ी लूट मार की। अंततः
यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर के उन पर आक्रमण किया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्त वंशों के वंशज बलादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौट करके अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश के छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होकर के रह जाते थे, मिल कर के रह जाते थे, जिनमें से कुछ असरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए थे। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर के मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय उनके अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनत्सांग या युआनचौन होनसांग भारत में आया था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। तो हर्षवर्धन भाई क्या था? कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी भाई? उज्जैनी। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा चुका था। दक्षिणी भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले फूले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियां थी और रोम सिक्के भी वहीं पाए गए हैं। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर के बस गए और इन लोगों में राजगीर, शिल्पी, कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया था और उत्तर उन नई धाराओं के से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर के आते थे। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। भाई बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, इसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। यानी भारत देश पर कई जातियों ने आक्रमण भी किए, हमले होते रहे, लेकिन शांतिप्रिय युग भी रहा। देखिए अब हम शांतिप्रिय युग की बात करते हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्ष तक कायम रहे हैं। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पर से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इनकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप डाल लिया। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता भी जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से
इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रम पैदा करने वाली है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की प्रकाष्ठा पर था, यानी देश धीरे धीरे टूट रहा था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण शुरू किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटा करके सबको एक छत्र पर ले आती है और इस तरह से व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन साहित्य अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उनकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर के वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर के बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहारों को बनाए रख करके बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे हैं। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया था, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय प्राप्त करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहते पर यह व्यवस्था नीम की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राजा सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत के ने जज़ब कर लिया, यानी अपने ग्रहण कर लिया, भारत को कुछ दिया और उसमें से बहुत कुछ लिया भी। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया
और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान भी पहुंचाया। अब देखते हैं भारत का प्राचीन रंगमंच, यानी प्राचीन भारत में संगीत का के क्या क्या साधन थे, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन रचनाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला में से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। तो व्याकरण शास्त्री कौन थे भाई? पाणिनि। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जा सकता है। कहा जाता है ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। ये माना जाने लगा कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया जा गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था, यानी उनमें एक कल्पना की शक्ति थी। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्व घोष के हैं। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। और पांडुलिपियाँ होती बेटा हाथ से जो लिखा जाता है ना, पांडुलिपि होती हैं, मूल कॉपियों को ना पांडुलिपि कहते हैं भाई। और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूरफान में मिले हैं। अश्व घोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ है, उसमें बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी है। यह ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय रहा। यानी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि पहले भी अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के मिले हैं, जो विदेशों में भी प्रख्यात था। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में हुई, जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बना करके उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया जाता है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, वो था शूद्रक का मर्चकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है।
400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और बौद्ध प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था। यह था विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया नाटक मुद्रा राक्षस। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया था। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता हुआ सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही नहीं, उसके कालिदास ही नहीं, उसका स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप में उसमें कुछ ह्रास दिखाई देने लगा, हानि दिखाई देने लगी। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों के भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत पाली संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्राय स्त्रियां, प्राकृत। हालांकि उसमें अनुवाद भी मिले हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजातवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। उसका आधार भारतीय पुराकथाएं हैं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती हैं। दर्शक को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इसका सरोकार नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुत रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के सुशिक्षित समुदाय की भाषा थी। तो विद्यार्थियों, ये हमने भाग नंबर 1 इसका पढ़ लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसका भाग नंबर 2। तो बने रहिए मेरे साथ और कीजिएगा अपना पूरा सिलेबस बड़े इत्मीनान से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।